सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, जिसको अपन ने लगभग पढ़ लिया है। लास्ट टॉपिक्स अपने चल रहे हैं। अपने गणना कर ली विद्युत विभव के परिकलन के बारे में, ठीक है। अलग अलग निकायों से अलग अलग बात की थी। फिर अपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ लिया था और बाकी सारे टॉपिक्स पढ़े थे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। कि कोई विद्युत क्षेत्र है, समविद्युत क्षेत्र, उसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसके घूर्णन में कितना कार्य होगा वो अपने को पढ़ना है। तो देखो, माना कि अपने पास में एक समविद्युत क्षेत्र है। क्या है? समविद्युत क्षेत्र मैं ये बना रहा हूं। ये एक समविद्युत क्षेत्र है जिसको अपन ने नाम दिया है ई वेक्टर, ठीक है। अब इस समविद्युत क्षेत्र में एक ए बी विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई अपन मान के चल के आ रहे हैं 2L है। तो एक 2L लंबाई का, ये देखिए अपने पास में ये 2L लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी अवस्था है ए बी। ये -q, ये +q। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इस प्रकार से स्थित है, मतलब अपन कह सकते हैं स्थायी साम्य अवस्था में है जब इसका द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो माइनस से प्लस मतलब इधर होगी पी वेक्टर की डायरेक्शन और इधर ही है ई वेक्टर की डायरेक्शन। तो दोनों समान दिशा में है, तो ये कहेंगे साम्य अवस्था में है, स्थायी संतुलन अवस्था में है, ठीक है। इसके ऊपर एक बल लग रहा है माइनस के ऊपर। जब विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है उस पर बल लगता है, ऋणावेश पर बल लगता है F -QE, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत होती है। और इस प्लस के ऊपर बल लग रहा है F वेक्टर +QE वेक्टर, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ठीक है। ये अपन ने माना। अब यह साम्य अवस्था में, अब अपन ने क्या किया, इसको घुमाया। ऐसे रखा हुआ था ये, इसको अपन ने रोटेट किया। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। इसका मतलब है इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य कोण कितना? थीटा। तो मैंने इसको थीटा कोण से रोटेट किया तो इसकी स्थिति ये हो गई। ये इसको मैंने थीटा कोण से रोटेट किया है तो इसकी स्थिति ये अपने को मिलती है, ठीक है। ये अपने को मिलती है तो इसकी नई स्थिति को मैंने नाम दे दिया A', B'। कितना रोटेट किया? थीटा। जब इसको थीटा रोटेट करेंगे तो इस पर परिणामी बल, ये फर्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि जब थीटा कोण पर स्थित होता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होता है। लेकिन यहां एक बल आघूर्ण कार्य करता है। एक बल युग्म लगेगा, एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ। ये बल युग्म इसको इसके वापस संतुलन साम्य अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। और इसी बल युग्म को अपन ने क्या कहा था? बल आघूर्ण कहा था। और उस बल आघूर्ण को क्या लिखा? बल आघूर्ण टो बराबर था PE sin थीटा। ये अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E होता है विद्युत क्षेत्र, थीटा होता है उनके मध्य का बना कोण, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब ये तो हो गया जब थीटा कोण पर स्थित है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डी थीटा अल्प कोण से वहां से और घुमा रहा हूं। जैसे ये यहां पे रखा हुआ था तो इसको थोड़ा सा डी थीटा और रोटेट किया तो उस डी थीटा घुमाने में कितना कार्य होगा, कार्य की गणना करें। क्योंकि अपनी हेडिंग ही थी, टॉपिक यही था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य। तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे कार्य क्या होगा? यहाँ पे कार्य होगा बल की जगह यहाँ पे घूर्णन गति है तो बलाघूर्ण, और विस्थापन की जगह होगा कोणीय विस्थापन। तो क्या लिखेंगे कि अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य,
तो कार्य बराबर, जब अल्प विस्थापन है तो कार्य भी अल्प होगा, डी ओम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे कार्य होगा बल आघूर्ण कोणीय घूर्णन गति है, और गुणा विस्थापन हो जाएगा कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा टो इंटू डी थीटा, टो इंटू डी थीटा, तो टो इंटू डी थीटा, टो की वैल्यू ये रही, तो ये डी डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा पीई साइन थीटा डी थीटा। दिस इक्वेशन नंबर 1। इतना कार्य डी थीटा विस्थापन में आया है, लेकिन अपने को डी थीटा विस्थापन थोड़ी करना है, अपने को तो किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति करना है। मीन्स मैंने मान लिया कि अपने पास में एक स्थिति ये थी, ये ठीक है, जो कि इससे θ1 कोण पर है, साम्यावस्था से कितनी कोण पर है, θ1, और इसको मैं किसी दूसरी स्थिति तक घूर्णित कर रहा हूं। ये दूसरी स्थिति तक मैंने घूर्णित किया है, जो कि वापस इसी से θ2 स्थिति पर है। साम्यावस्था से एक स्थिति ली अपने θ1, एक स्थिति ली θ2, जैसा आपने इस डायग्राम में बना रखा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, ये θ1 और ये θ2, मीन्स इस स्थिति से इस स्थिति तक आप इसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो कितना कार्य होगा, कुल कार्य कितना होगा, तो वही अपन लिख रहे हैं कि द्विध्रुव को θ1 स्थिति से, θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक घुमाने में कुल कार्य, घुमाने में किया गया कुल कार्य, तो जब अपने को अल्प का मिल गया था तो उसका पूरे का निकाल सकते हैं, और कहां से कहां तक लिमिट अपने को पता है, θ1 से θ2, तो इंटीग्रेशन कर दो इसका, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से, θ1 से θ2, किसका, dw का वैल्यू रखो, तो इंटीग्रेशन θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब PE कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, माइनस का कोस थीटा होता है, क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में आपके पास में अवकलन हो गया 1, तो साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा, समाकलन फिर दूसरी थीटा का होगा अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष 1, लिमिट θ1 से θ2, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो अपन जो लिमिट होती हैं उनको उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा पुट कर सकते हैं, मीन्स लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो कैसे, ये बनेगा PE लोअर लिमिट है θ1 तो कोस θ1 माइनस अपर लिमिट है θ2 तो कोस θ2। ठीक है, तो W अपने को क्या मिला, W इज इक्वल्स टू ये मिल गया PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये आ गया θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इतना अपने को कार्य करना पड़ता है। अब ये θ1 और θ2 अपने को अलग अलग स्थितियां दे दे तो अपन उसके अनुसार अलग अलग स्थितियां निकाल दे सकते हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला आएगा। अब जो ये θ1 स्थिति है, अपन हमेशा इसको स्थायी साम्य अवस्था से घूर्णित करें, मीन्स ऐसे रखा हुआ है जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, तो उस स्थिति में अपन इसको एक बार तो इतना ही पड़ा रहने दें या थीटा कोण तक घूर्णित करें। ठीक है, स्थायी साम्य अवस्था से पहली स्थिति थीटा कोण तक घूर्णित करें, थीटा कोई भी हो सकता है, दूसरी स्थिति इसको 90 डिग्री तक घूर्णित करें इसके लंबवत, और तीसरी डिग्री स्थिति जो है वो इसके प्रति समांतर, मतलब इसके बिल्कुल विपरीत अपन इसको स्थापित करें, घूर्णित करें, तो कितना कार्य होगा। तो देखो इसमें स्पेशल केस आते हैं, स्पेशल केस अपने पास क्या है, पहला केस, केस फर्स्ट, कि यदि अपन स्थायी साम्य अवस्था से थीटा स्थिति तक घूर्णित करें, मतलब प्रारंभिक स्थिति θ1 क्या है, स्थायी साम्य अवस्था 0 डिग्री, द्वितीय स्थिति क्या है θ2 बराबर थीटा, तो इस समीकरण 2 में मान रखें तो W बराबर बनता है PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस
थीटा, और कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है 1, तो यहां से कार्य हो जाएगा PE 1 माइनस कोस थीटा। ये कार्य आ जाता है जब स्थायी साम्य अवस्था स्थायी संतुलन अवस्था से थीटा स्थिति तक घूर्णित किया जाता है। ठीक है, दूसरा केस सेकेंड है कि जब आप उसे स्थायी साम्य अवस्था से लंबवत रख दें या लंबवत घूर्णित कर दें, मीन्स θ1 0, और लंबवत करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे थी, अब वो डायरेक्शन लंबवत लाओगे तो इस प्रकार से हो जाएगी, मीन्स एंगल हो गया 90, तो दूसरी स्थिति कितनी होगी अपनी 90 डिग्री। तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा, PE cos 0 माइनस cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये क्या बचता है, W इज इक्वल्स टू PE, इसका मान 1 हो गया, तो W इज इक्वल्स टू क्या बचता है, PE। ये कार्य किया जाएगा जब आप उसको लंबवत लाते हैं। उसके बाद में अपना लास्ट केस थर्ड है कि जब उसको स्थायी साम्य अवस्था से प्रति समांतर लाएं, मीन्स θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर कहां तक ले जाएं, 180 डिग्री तक, ऐसे रखा हुआ था। अब इसको आप बिल्कुल विपरीत ले जाएं इसके, तो उस स्थिति में कितना कार्य होगा, तो W इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 180, cos 0 1, cos 180 माइनस 1, तो माइनस ये ऑलरेडी पहले से था, ये माइनस 1 मीन्स प्लस 1 हो गया, तो W इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, तो क्या बचता है 2PE बचता है। इतना कार्य अपने को प्रति समांतर लाने में किया जाए। क्लियर है, तो इस प्रकार से अपने पास जो अपना टॉपिक था कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कितना कार्य होगा, θ1 से θ2 स्थिति तक ये होगा, स्थायी संतुलन से थीटा स्थिति तक ये होगा, स्थायी संतुलन से लंबवत तक ये होगा, और स्थायी संतुलन से प्रति समांतर अर्थात अस्थायी संतुलन या अस्थायी साम्यावस्था तक ये कार्य होगा। ठीक है, ये स्थायी साम्यावस्था तक है, स्थायी साम्यावस्था से थीटा तक है, ये स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी साम्यावस्था तक है। क्लियर है, ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास चलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में, जो कि विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो अपने को निकालनी है। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा की जहां पर भी बात आती है तो अपन पहले बात करते हैं कि जो अपने को कार्य करना पड़ता है, जैसे विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, या कहीं और भी अपन बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो कार्य किया जाता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बड़ा ही आसान है, इसकी पहले तो डेफिनेशन पढ़ो, क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य उस विद्युत क्षेत्र में उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। वही बात है कार्य जो मैंने अभी बताया है, तो एक बार डेफिनेशन आप रिपीट कर सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसको अपन अनंत से लेकर आएंगे किसी विद्युत क्षेत्र में और किसी स्थिति पर उसको रखेंगे, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। मीन्स जो अपन कार्य निकाल लेंगे उसको अनंत से उस स्थिति तक लाने में, वही क्या होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अपन देखो कि मान लिया कि अपने पास एक, फिर से माना है एक समविद्युत क्षेत्र है। देखें, अपने पास एक समविद्युत क्षेत्र है, ये एक समविद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने ई वेक्टर। अब एक विद्युत द्विध्रुव है, उस विद्युत द्विध्रुव को अपन इस समविद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से लाएंगे, अपने पास कंडीशन है कि अपन इस प्रकार से लाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो। अब देखो, मैंने मान लिया, अलग से बना रहा हूं मैं, एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है, कितनी लंबाई का, 12 लंबाई का। अब इसको क्या करें, अपन ऐसे लाएं कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे हो,
विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो मैंने मान लिया यहां पर क्या है माइनस क्यू, यहां पर क्या है प्लस क्यू। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होगी, सदैव होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। कैसे होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में है। तो अपन ये जैसे रखा हुआ है ना, ऐसे लेकर आते हैं, मीन्स ऐसे मान लो ये सिरा इसका ऋण आवेश है और ये सिरा इसका धन आवेश है, तो अपन इसको ऐसे ही लाते हैं, ऐसे ही लेकर आएंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा कैसी रहेगी, इस डायरेक्शन में, मीन्स विद्युत क्षेत्र की दिशा में रहती है। क्लियर है, ऐसा नहीं है। मीन्स पहले अपन इसमें किसको प्रवेश करवाएंगे, ऋण आवेश को। किसको प्रवेश करवाएंगे, ऋण आवेश को। इधर से अपन इसको ऋण आवेश को प्रवेश करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इधर अनंत था और इस अनंत से एक द्विध्रुव आघूर्ण को, विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में लाके रखा। तो यहां पे है A और यहां पे है B, लंबाई कितनी 2 है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो जब इसको आप इधर से लेके आओगे, तो ध्यान से देखना, जब आप इसको इधर से लेके आओगे तो सबसे पहले आवेश कौन सा आएगा, जैसे मेरे पास में ऐसे रखा हुआ था, ये माइनस क्यू है, तो सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा इस विद्युत क्षेत्र में, माइनस क्यू। कौन प्रवेश करेगा, माइनस क्यू। और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है F बराबर माइनस क्यू ई, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। मीन्स विद्युत क्षेत्र इधर है तो इसकी बल की दिशा इधर, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इसको अपन पूरा इसके अंदर लेकर आए तो अपना प्लस क्यू आवेश यहां आना जरूरी है कि नहीं है। तो प्लस क्यू आवेश जब इसके अंदर आएगा तो प्लस क्यू पर भी तो एक बल लगेगा, जिसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू को इधर लाएगा, प्लस क्यू को इधर ले जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू सबसे पहले यहां पे आया, तो माइनस क्यू तो पहले आ ही चुका, आया कि नहीं आया। अब पूरा द्विध्रुव इसके अंदर अपने को लाना विद्युत क्षेत्र में, तो प्लस क्यू को लाने के लिए माइनस क्यू को अपने इधर खिसकाना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस क्यू की तुलना में माइनस क्यू को एक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी। बोलो करनी पड़ी क्या, अतिरिक्त दूरी कितनी, जितनी उसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है 12। मीन्स केवल अपने को माइनस क्यू लाना होता तब वो तो यहां रखा होता, लेकिन अपने को पूरा द्विध्रुव लाना है तो माइनस क्यू तो ये और प्लस क्यू इसको यहां तक लाएंगे, तो अपने को इस माइनस क्यू को इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। तो देखो इस पर एक बल लग रहा है जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, माइनस क्यू ई वेक्टर। इस पर एक बल लग रहा है प्लस क्यू ई वेक्टर, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसको कहां से लाए हो आप, अनंत से। कहां से लाए हो, अनंत से। ठीक है, तो देखो दोनों पर बल लग रहा है। बल लगने पर इसके ऊपर प्लस क्यू पर तो अपन लगा रहे हैं, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र तो इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा, अपने को अंदर लाना तो अपन बाह्य बल लगा रहे हैं। बात समझना, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश पर इसकी दिशा में बल लग रहा है, तो इसको अंदर लाने के लिए अपने को बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्लियर है। जबकि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र स्वयं ही बल लग रहा है इसको अंदर लाने के लिए। ठीक है, तो जब इसको अपन इसमें प्रवेश करवाते हैं तो प्लस क्यू आवेश पर बाह्य बल जो अपन लगाते हैं, जबकि माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है। तो अपन ये कह सकते हैं इस पर तो अपन कार्य करेंगे और इस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। ठीक है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, तो माइनस क्यू आवेश को, अभी मैंने बताया है, माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। तो इसमें क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा, तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो क्षेत्र इस पे कार्य कर रहा है, तो क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल, तो क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा क्यू ई वेक्टर अपन हटा सकते हैं, इनटू बल बराबर, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो कितना विस्थापन किया इसने इस विद्युत क्षेत्र में, 2L दूरी। कितना किया है, 2L दूरी। तो विस्थापन या अतिरिक्त तय दूरी 2L। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास माइनस क्यू ई 2L। तो हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है भाई, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, Q इंटू 2L। क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इस Q और 2L की जगह क्या रख सकते हो, P। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, माइनस P।
ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हो गया। और परिभाषा आपने बताई थी कि किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, ई के समांतर, मीन्स आप इसको ऐसे ला रहे हैं, तो इस स्थिति में इसके लिए जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी U1, जो कि W1 के बराबर, मीन्स माइनस पीई, समीकरण नंबर 1। ये तो तब है जब आप इसको बिल्कुल समांतर लाते हैं। तो समांतर लाने में विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य अपने को पढ़ना था, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इतना कार्य होगा। और वही कार्य किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ये हुई। कब है ये, ध्यान से सुनना, ये तब है जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाते हैं। लेकिन यदि अपन इसको समांतर ना लाएं, अपन इसको किसी कोण थीटा पर लाएं, किसी कोण किस पर लाएं, थीटा पर, तो थीटा पर लाने में अपने को उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, थीटा पर लाने में, थीटा कोण पर लाने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना इसको पहले समांतर लाओ फिर थीटा कोण से घूर्णित कर दो। एक ही बात है, या तो आप डायरेक्ट उसको थीटा कोण पर ले आओ, या उसको पहले समांतर लाओ फिर थीटा कोण पर घूर्णित कर दो। तो समांतर लाए तब तो इतना कार्य हो ही गया। अब अपन थीटा कोण पर घूर्णित वाला निकाल लें, तो अपन कह रहे हैं कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण घूर्णित करें। तो थीटा कोण घूर्णित करने में किया गया कार्य क्या होगा, अभी अभी पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले ही कि थीटा कोण घुमाने में समांतर स्थिति मतलब स्थायी संतुलन अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ये पढ़ा था। देखो, स्थायी साम्य अवस्था में समांतर से थीटा स्थिति तक घूर्णित करने में किया गया कार्य W बराबर PE1 माइनस कोस थीटा, अभी पढ़ा था, तो वही होगा। तो W2 उसको नाम दे दिया, तो वो हो जाएगा PE1 माइनस कोस थीटा। और यही कार्य उसकी किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो U2 बराबर क्या बन गया, PE1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो समांतर लाने में इतना कार्य, घूर्णित करने में इतना कार्य, तो अपन ये कह सकते हैं कि इन दोनों कार्यों का या इन दोनों स्थितिज ऊर्जाओं का अगर मैं योग कर दूं तो वो हो जाएगा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2। ठीक है, U1 का मान यहां से, U2 का मान है यहां से, तो U इज इक्वल्स टू माइनस PE और प्लस PE1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, PE को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस PE प्लस PE माइनस PE कोस थीटा, PE से PE कैंसिल आउट हो गया, U इज इक्वल्स टू बचेगा क्या, माइनस PE कोस थीटा। इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की, जहां U है उसकी स्थितिज ऊर्जा, P है द्विध्रुव आघूर्ण, E है विद्युत क्षेत्र, थीटा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण। तो जब cos थीटा हटाएंगे तो इसको सदिश रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, U बराबर माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर, क्योंकि डॉट हटाते हैं तो cos आता है और वो एंगल जो इनके बीच में बनता है। ठीक है, ये अपने पास में हो गया, इतना थीटा स्थिति पर होगा। अब इसमें भी अपने पास केस आएंगे कि थीटा स्थिति के स्थान पर अपन और केस लें। ठीक है, स्पेशल केस। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट, यदि द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री पर स्थित हो, कितनी डिग्री पर हो, 0, मीन्स स्थायी साम्य अवस्था में हो ऐसे, या संतुलन अवस्था में हो, ठीक है, या समांतर हो, तो कितना, तो अपने पास थीटा बराबर कितना, 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो यहां 0 पुट करेंगे तो U बराबर बनेगा माइनस PE कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है भाई, 1, तो U बराबर क्या बनेगा, माइनस PE। देखो ऋणात्मक है, तो इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, अर्थात उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बहुत न्यूनतम करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस स्थिति में जब वो ऐसे रखा है समांतर, तो उस स्थिति में
वो स्थायी संतुलन अवस्था में होगा। कैसे होगा? स्थायी संतुलन अवस्था में। दूसरा केस सेकंड ये है कि जब दोनों लंबवत हो, मीन्स विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण दिशा लंबवत हो, मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो ऐसे, तो कितना होगा स्थितिज ऊर्जा? तो थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। थीटा 90 तो यू बराबर कितना? माइनस पीई कोस 90, और कोस 90 उस स्थिति में 0 होता है, तो कोस 90 0, तो यू बराबर कितना? 0। तो इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। मतलब ये अपनी स्थिति में नहीं बना रहेगा, मैं कह दूंगा क्या होगा? असंतुलन अवस्था में होगा। कैसे होगा? असंतुलन अवस्था में। और इस स्थिति में क्या था? स्थायी संतुलन में। कैसे था? स्थायी संतुलन, मतलब ऐसे ही रहेगा वो, जबकि इस स्थिति में वो नहीं रहेगा, असंतुलित रहेगा। नेक्स्ट अपना केस थर्ड कहता है कि यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो, मीन्स ऐसे समांतर था, ये ऐसे रखा हो विपरीत, तो क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू कितना? 180। थीटा 180 तो यू बराबर माइनस पीई कोस 180, और कोस 180 का मान होता है -1, तो -1 और एक माइनस ये रहा तो प्लस हो गया, तो यू बराबर बन गया प्लस का पीई। इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और यहां पर भी ये संतुलन अवस्था में तो होगा, लेकिन कैसे होगा? अस्थायी होगा। कैसे होगा? अस्थायी, मीन्स अगर ये थोड़ा सा भी यहां से रोटेट हो जाता है तो अपनी ये संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना जो टॉपिक था बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। यह आपका 3rd नंबर का चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको पूछ सकते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।